Assalamualaikum and welcome back to the episode 3 of the series Moving to the Netherlands। मैं शकील भट्ट हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि एपिसोड 2 में हमने डिस्कस किया था कि नेदरलैंड्स में आपको क्यों आना चाहिए और क्या क्या प्रोज़ हैं, इसी तरह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेदरलैंड्स में जब आप आते हैं तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो आपको उनके लिए क्या करना चाहिए जिससे आपके वो जो चैलेंजेस हैं वो या तो कम हो जाएंगे या आप उनको कम्प्लीटली जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नेदरलैंड्स में आते हैं, सबसे पहली जो आपकी स्ट्रगल होती है वो होता है आपका घर, कि आपने रहना कहाँ पे है। अकोमोडेशन ढूंढना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और हाउसिंग सप्लाई बहुत कम है। और इसकी भी जो मेन रीज़न है वो है कि न्यू हाउसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा रहे और उसके पीछे जो वजह है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। क्योंकि ये कंट्री जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से कंस्ट्रक्शन को ऑफ न्यू हाउसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं की जाती। और इसको थोड़ा सा टैकल करने के लिए गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए कुछ डेडिकेटेड जो हैं वो हाउसिंग होती है जो सिर्फ स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाती है। तो जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो उसको मेक श्योर करना चाहिए, या यूनिवर्सिटी मोस्टली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कौन कौन से जो हाउसिंग है वो स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो इससे थोड़ी सी जो है वो हेल्प आउट हो जाती है स्टूडेंट्स की टू फाइंड एन अकोमोडेशन। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उसमें भी मोस्टली कंपनीज हैं वो आपको फ़र्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए या 1 मंथ के लिए आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसके बाद आपको ख़ुद ढूंढना होता है उस टाइम पीरियड में, या वो आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प दे देते हैं। एजेंसीज़ जो रियल एस्टेट एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू के वो आपकी हेल्प करते हैं कोई अपार्टमेंट्स वगैरह ढूंढने में, लेकिन ये हर कंपनी नहीं करती, तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसका बेहतरीन यही है कि जब भी आप आएँ आप कोशिश करें कि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी नेदरलैंड्स में रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो आपके सर्कल में प्रोफेशनल्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, और जो आपकी कम्युनिटी है आप उनसे कांटेक्ट करें, तो कुछ ना कुछ जो है वो इसकी रेमेडी आपको मिल ही जाती है इन दी एंड। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। बैचलर्स के लिए तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है या कोई इक्का दुक्का होगी, लेकिन मास्टर्स के लिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, और पीएचडी के लिए काफ़ी सारे जो हैं वो आपके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन पीएचडी का भी जो क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सिमिलरली जितना अच्छा इंस्टीट्यूशन होता है उतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एडमिशन की या एक्सेप्टेंस की भी। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आएँ, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो इस पे प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें और बजट को प्रॉपरली प्लान करें, और जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी माइंड में रखें और वो असेस करें जो यूनिवर्सिटी वो चूज़ करें, क्योंकि कोई जो है वो स्टैंडर्ड फ़ी नहीं है जो मैं आपको एक नंबर दे सकूं। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ी है, तो जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो प्रॉपर अपना बजट प्लान करें और देखेंगे क्या वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो ये स्टूडेंट्स ने खुद करना है। और जो तीसरा चैलेंज है वो है यहाँ का वेदर, जो कि हर किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है और बारिश अक्सर होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस कंट्री को पसंद नहीं करते। तो अगर आपको क्लाउडी वेदर या बहुत ज़्यादा इस तरह का 3-4 महीने के लिए अच्छा नहीं लगता मौसम, तो फिर आपके लिए इट्स गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज। लेकिन जैसे ही आप टाइम के साथ रहते हो, फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन टाइम के साथ आप एडजस्ट हो जाते हो इसमें। और चौथे नंबर पे है कि यहाँ पे जो सैचुरेशन है इन डे केयर सेंटर एंड स्कूल्स, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया था कि शॉर्टेज है स्किल्ड लेबर की, तो वो शॉर्टेज हर जगह पे आपको नज़र आती है, चाहे वो टेक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर है, तो हर जगह पे आपको ये शॉर्टेज नज़र आती है। और डे केयर यहाँ पे उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, इसी तरह स्कूल्स में भी वेटिंग लिस्ट होती है। तो आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है आफ्टर योर चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो ये तो उन लोगों के लिए थोड़ा आसान है जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, कि वो 2 साल के होते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन उनकी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं, और जब तक वो 4-4.5 साल के होते हैं तो उनकी बारी आ जाती है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रगल उनको करना पड़ता है टू फाइंड प्रॉपर स्कूल। और 5वें नंबर पे है यहाँ की एक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सपेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेदरलैंड्स में ट्रैवल करना काफ़ी एक्सपेंसिव है, और यही वजह है कि यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो बाइसिकल्स रखी हुई हैं, और यहाँ पे
जो बाइसिकल्स हैं वो जितनी पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा हैं। हर किसी के पास जो है वो एक दो बाइसिकल जो हैं वो लाजमी हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इस पे कुछ सब्सिडी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने फुल जो फेयर्स हैं वो पे करने हैं। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जो कंपनीज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ को रिम्बर्स कर देती हैं उनकी जो भी ट्रैवल कॉस्ट होती है, तो ये तो आपका इसमें कवर हो गया। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सब के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर नहीं रह सकते, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तकरीबन 150 to 60 यूरोज़ जो बेसिक है वो इतनी है कि 150 से 160 यूरो पर मंथ आपने देने हैं, और पर पर्सन। तो अगर आपकी फैमिली है तो आपने डबल देनी है। और बच्चों का मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल फ्री है, तो बच्चों की आपने बिल्कुल भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देनी। इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन गवर्नमेंट ने ये भी रखा हुआ है कि जिनकी इनकम थोड़ी सी लो है उनको जो है वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, रिम्बर्स कर देते हैं इस 150 में से कुछ पैसे उनको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, तो उनका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी इसी तरह है कि उनको भी कुछ रिम्बर्समेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप टॉप 10-15% में आते हो नेदरलैंड्स के जो अर्न करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स में से, तो मोस्ट लाइकली आपको ख़ुद ही पे करना पड़ेगा, या अगर आपकी कंपनी आपके लिए पे कर रही है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिल सकता है। और छठे नंबर पे है जी सिटीज़नशिप। नेदरलैंड्स में डुअल सिटीज़नशिप जो है वो अलाउड नहीं है, और अगर आप सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो आपको अपनी मुल्क की जो सिटीज़नशिप है वो छोड़नी पड़ेगी, और सिर्फ आपके जो पार्टनर है वो डुअल सिटीज़नशिप रख सकता है। और जो बच्चे हैं वो भी कुछ सिचुएशंस में जो है वो डुअल सिटीज़नशिप रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता कि कोई भी बच्चा जो है वो 21 साल से पहले अपनी नेशनलिटी पाकिस्तानी जो है वो छोड़े। तो बाय लॉ जो है वो आप पाकिस्तानी सिटीज़नशिप जो है वो 21 साल से पहले नहीं छोड़ सकते। तो इस केस में जो पाकिस्तानी पेरेंट्स के बच्चे हैं और अगर उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है बच्चों के पास, तो वो 21 साल तक दोनों डच और पाकिस्तानी भी रख सकते हैं। और अगर जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक डच सिटीज़नशिप लेता है तो दूसरा जो है वो पाकिस्तानी और डच दोनों जो है वो सिटीज़नशिप रख सकता है। तो ये एक थोड़ा सा है काइंड ऑफ चैलेंज, बिकॉज सिटीज़नशिप छोड़ना इट्स नॉट ईजी ऑलवेज़ फॉर एवरीवन। और सातवें नंबर पे आता है यहाँ का कल्चर। चूँकि ये यूरोपियन कंट्री है तो ऑफ कोर्स इसका कल्चर जो है वो हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे बच्चों को अपने कल्चरल वैल्यूज़ देना, इसमें थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज हो सकता है, बट आप इसको बड़ी नाइसली हैंडल कर सकते हैं। और ये एक इंडिविजुअल एफ़र्ट है कि आप अपने बच्चों को जितना पॉसिबल हो सके अपने जो नेटिव कल्चर है उनका उसके साथ अटैच रखें। जो आपके फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में उन्हें बताएं, और जो आपकी बेसिक्स हैं उनको उनके बारे में एक्सप्लेन करें टाइम टू टाइम। तो आई थिंक यू कैन ईज़िली मैनेज दिस इशू एज़ वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डच वर्क कल्चर। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो वर्क कल्चर है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। और सबसे जो मेजर चैलेंज है वो है डायरेक्टनेस। जो डच लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं, और वो जब आपसे बात करेंगे तो वो बिल्कुल डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। हमारे कल्चर में ये होता है कि जब आप किसी से बात करते हो तो आप पहले सोचते हो कि यार मैं ये बात करूँ या ना करूँ, शायद इसको बुरा लगे। तो इवन अगर आप किसी के सबऑर्डिनेट भी हो तो वो भी आपसे थोड़ा सा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ होला रख के गल करना, तो वो हाथ होला रख के आपसे बात करते हैं। लेकिन जो डच कल्चर है उसमें बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं, और पंजाबी में आप इसको कहते हैं कि मुंह पे गल मारना। तो यहाँ पे वो मुंह पे मारते हैं आपकी बात। तो ये कभी कभी जो कुछ हमारे दोस्त हैं या हमारे कल्चर से जो लोग आते हैं उनको थोड़ा सा ऑड लगता है या ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा जो डच वर्किंग इन्वायरमेंट है वो काफ़ी स्लो है। यहाँ पे लोग थोड़ा स्लोली काम करना पसंद करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो या आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जहाँ पे काम काम और बस काम है, जिस तरह कायदे-आज़म ने फरमाया था, अगर वहाँ पे वैसा कल्चर है तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे उसमें एडजस्ट होने में। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिडल ईस्ट से आए हो जहाँ पे आपको आउट परफॉर्म करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कल्चर से आए हो तो आपको बड़ा एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा स्लोली जो है वो काम करना पसंद करते हैं। दे मेक श्योर दैट वट एवर यू आर डूइंग इज़ अप टू द क्वालिटी, नॉट जस्ट द क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन लाजमी दी होगी। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे
आपको मेरी जो नई वीडियोज़ हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी और के लिए भी रेलिवेंट है तो प्लीज़ ये उसको भी फॉरवर्ड कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।